नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्र और मैं हूं निशांत और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद निशांत। आज हम लोग बात करेंगे जो कल वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो गया है और कल पटना में देश के बहुत सारे नेताओं का जमावड़ा हुआ। सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर पटना के गांधी मैदान में पूरे एकजुट होकर अपनी एकजुटता दिखाई। क्या ये एकजुटता केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को दिखाया जाए? बिहार में जो वर्तमान में एनडीए सरकार है, क्या उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि 2025 के चुनाव में कुछ अलग होने वाला है? इस पे ये जितना भी रैली हो रहा है या वोट अधिकार यात्रा हो रहा है, ये सब राजनीतिक तौर पे दिखाने के लिए है या पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए है। जी बिल्कुल। कि अब चुनाव का जो मैदान है वो सज चुका है। अभी सभी खिलाड़ी ग्राउंड पे आ चुके हैं और अपने तरह से बैटिंग कर रहे हैं। कोई एसआईआर को लेकर के, कोई वोट अधिकार यात्रा को लेकर के, कोई बिहार में पलायन को लेकर के, कोई रोजगार के लेकर के, फिर कोई महिलाओं का अधिकार के लेकर के, फिर गरीबों को मुफ्त बिजली या फिर अन्य महिलाओं को पैसे दे करके, या बहुत से तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं और अलग अलग लेवल पे अलग अलग वोट बैंक को साधने की तैयारी हो रही है। जिस प्रकार कल तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके सहयोगी लोग मुकेश सहनी, राहुल गांधी लोग जो जिस तरह से पटना के गांधी मैदान से जिस तरह से एनडीए सरकार पे हमला बोल रहे थे और नीतीश कुमार को खास करके क्या क्या नहीं बोले कि अब उनका समय हो गया है, तो उनका उम्र हो गया, अब उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, वो एक कठपुतली बन के बीजेपी में काम कर रहे हैं। इस सब बातों का क्या 2025 के चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, उम्र हो गया है, राजनीति छोड़ देनी चाहिए या अन्य बातें, ये सभी पे लागू होता है। अगर राहुल गांधी यह बात नीतीश कुमार के लिए बोल रहे हैं तो क्या यह वही बात को, उसी मुद्दे को वो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए उठा पाएंगे? तो राजनीति में बूढ़ा कोई नहीं होता है, राजनीति में किसी का उम्र नहीं होता है। राजनीतिक तौर पे जब तक वो फैसले लेने के लिए तैयार है, उन पे जनता भरोसा कर रही है, किसी भी पार्टी के। उन्होंने ये बात बोला कि मतलब अब सीएम का सपना छोड़ देना चाहिए, अब सीएम मतलब के तौर पे अब नहीं रह गए, बहुत साल हो गए, 20 साल बिहार में शासन कर लिए, अब उनको ये छोड़ देना चाहिए। तो ये सुझाव देने वाले तेजस्वी यादव कोई नहीं होते हैं। ये सुझाव जनता देगी अपने वोट के माध्यम से उनको उन बुजुर्ग पे या उन 70-75 वर्ष के व्यक्ति पे भरोसा है या नहीं है, ये जनता को तय करना है। और राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव कुछ भी बोल रहे हैं, ये जो भी कुछ है ये वोट के माध्यम से जनता के अदालत में ये फैसला होगा। जो अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें फैसला होगा। इस प्रकार बगल के राज्य झारखंड से के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए थे। जो बॉर्डर एरिया का जो सीट है उस पर क्या जो भी वोट बैंक है वो क्या इंडिया अलायंस अपने तरफ 2025 के चुनाव में आकर्षित कर पाएगी? देखिए, हर राज्य के अलग मुद्दे होते हैं, अलग विचारधारा होती है और अलग अलग मापदंड होते हैं वोट करने के। अलग नेता का चुनाव होता है, जी बिल्कुल, सब कुछ अलग होता है। तो इससे हम ये नहीं कहेंगे कि उससे फ़र्क पड़ेगा या ना पड़ेगा, ये पब्लिक के हाथ में है। लेकिन जो बात हो रही है झारखंड के मुख्यमंत्री को बुलाने की या फिर यूसुफ पठान को बुलाने की या फिर स्टालिन को बुलाने की और रेड्डी साहब को बुलाने की, इन लोगों की जो बुलाने की बात हो रही है और वो लोग आए, अखिलेश यादव आए थे, तो ये जितनी भी बातें होती हैं ये दिखाने की बातें होती है, फील्डिंग से जाने की बात होती है कि हम कितने मजबूत हैं। 2015 के चुनाव में बीजेपी ने एड़ी और चोटी एक कर दिया था। इसलिए किया था, झारखंड के मुख्यमंत्री से लेकर के, हिमाचल के मुख्यमंत्री से लेकर के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जितने बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री थे या फिर केंद्रीय मंत्री, देश के बड़े बड़े नेता, पूरी मोदी की कैबिनेट, पूरी प्रधानमंत्री की कैबिनेट बिहार चुनाव में लगी हुई थी। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ आप सभी जानते हैं। महागठबंधन की उस समय जीत हुई थी और लगभग बहुत ही करारी हार हुई थी। मतलब सीधा सीधी बात यह है कि फील्डिंग से जाने से कुछ नहीं होता है, जनता के मुद्दे पे आना होगा। बिहार में इस समय अभी जो
जनता का माहौल लग रहा है या जो तस्वीरें आ रही है, ये बहुत हद तक सिर्फ एनडीए और इंडिया नहीं होने वाला है। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी के साथ जो हुआ था महागठबंधन में, उन्होंने आखिरी दम में क्या हुआ था कि उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया था और एनडीए की तरफ से उनके विधायक जीते भी। वो अलग बात है कि बाद में विधायक लोग जाके बीजेपी में शामिल हो गए। क्या इस बार आपको लगता है कि सीट के बंटवारे को लेकर मुकेश सहनी की बात महागठबंधन में बन पाएगी? जिस प्रकार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मुकेश सहनी जिस तरह से महागठबंधन के साथ ही रह बिहार में चुनाव लड़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बात बनी रहेगी या फिर कुछ गड़बड़ होगा? देखिए, बात बनने और बिगड़ने की बात नहीं है। मुकेश सहनी को भी पता है और तेजस्वी यादव को भी पता है कि अभी वे दोनों एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। अगर कांग्रेस अगर आरजेडी को या आरजेडी वीआईपी को छोड़ करके जाती है तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वीआईपी अगर अभी आरजेडी को छोड़ करके जाती है तो यह मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा। और जैसे हम लोग देखते हैं कि वीआईपी का वोट आरजेडी में इंडिया गठबंधन में आकर के मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो फिर हम लोग को यह भी देखना होगा कि एलजेपी रामविलास की पार्टी, जो चिराग पासवान की अभी पार्टी है, उसका वोट बैंक भी आएगा हम लोग को एनडीए की तरफ। एनडीए की तरफ आने का मतलब ये हो रहा है कि पिछली बार जितने सीटों पे चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार के जेडीयू के जितने भी जेडीयू के सीट थे उस पे चिराग पासवान की पार्टी ने जिस पे खेल किया था, जो 45-46 सीट पर आकर के जेडीयू सिमट गई थी, वो जेडीयू 45-46 सीटों पे सिमटने वाली नहीं है। वो कहीं ना कहीं जेडीयू को डैमेज करने के लिए चिराग पासवान को मैदान में उतारा गया था या उतरे थे, इसका हम लोग पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है कि चिराग पासवान का वोट बैंक भी अगर जुड़ता है, ठीक है, तो यह वोट बैंक उसके लिए खतरा है जहाँ पे बहुत ही माइनर वोटिंग का अंतर था। 2000, 4000, 5000 और वहाँ पे लगभग 21 सीट ऐसे थे जहाँ पे चिराग पासवान की पार्टी का वोट शेयर उतना था जो इतना का अंतर था वोट का। मान लीजिए किसी सीट पे 5000 से जेडीयू का विधायक प्रत्याशी की हार होती है, लेकिन उस सीट पे चिराग पासवान की पार्टी के सदस्य का 10,000 का समथिंग वोट। बहुत सारा सीट, तो मान लीजिए 2000, 3000, 4000 वोट प्रत्याशी के तौर पे आते हैं। प्रत्याशी का भी वोट होता है 2000, 4000, 5000, कोई भी प्रत्याशी हो उसका आप लेके चलेंगे, लेकिन 5000, 6000 जो वोट है वो मायने रखता है। और यहाँ पे फिर एक प्लस पॉइंट ये है कि रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी यहाँ पे बीजेपी के लिए एक बैकबोन का काम कर रही है। बिल्कुल हो गया। लेकिन इस बार के जो चुनाव में तो एक और पार्टी उभर के सामने आ गई है, नई पार्टी, जिसका जन समर्थन तो बहुत देखने को मिल रहा है, जनसुराज। जो प्रशांत किशोर इस बार मैदान में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, 2022 से मेहनत कर रहे हैं, लगभग पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और बिहार के गांव-गांव में जाकर वो घूमे हैं, कैंपेन किए हैं और काफ़ी जन समर्थन उनको मिल रहा है। तो वो भी तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। अब या तो आरजेडी को नुकसान पहुंचाए, मतलब इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस पे आप क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि किनको नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, कोई भी पार्टी आती है तो सिर्फ एक वोट, किसी एक के वोट बैंक पे हमला नहीं करेगी, ठीक है। और प्रशांत किशोर की जो पार्टी आ रही है उसका कोई पॉलिटिकल, और बिहार में जो कहा जाता है कास्ट वेस्ट जो पॉलिटिक्स होती है उसका कोई आधार नहीं है। हाँ बिल्कुल, इससे सहमत है, ठीक है। तो प्रशांत किशोर के तरफ या जनसुराज के तरफ जो भी वोट जाएंगे वो वोट जाएंगे विकास के मुद्दे पे या सड़क के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, अलग अलग मुद्दे। उनका क्योंकि विजन ही अलग है, विजन अलग है, या फिर उनका जो अपने स्ट्रेंथ है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर मतलब सभी पार्टियों की अलग अलग विचारधारा होती है, जिसमें जनसुराज की अलग विचारधारा है, अलग विचारधारा है। तो क्या पब्लिक, देखिए पब्लिक देखने के लिए सबको जाती है, जहाँ पे हल्ला होगा पब्लिक वहाँ पहुँच जाती है। एक मजाक के तौर पे बोला जाता है 1000 पब्लिक तो वहाँ भी इकट्ठा हो जाती है जहाँ पे जेसीबी से खुदाई हो रही है, ठीक है। तो भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना यह बहुत ही
बड़ी बात है। यही पॉलिटिक्स है। यही पॉलिटिक्स है। और इससे पहले उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ी हुई थी और हर जगह पे तीसरे स्थान पे थी। हाँ बिल्कुल। 5% 10% वोट लेना आसान बात है। कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी को 10% 15% वोट मिल जाते हैं सभी जगह। अगर आप कोई अच्छा नेता हो किसी भी पार्टी का, हाँ, तो निर्दलीय भी अगर खड़ा उसको अगर टिकट नहीं मिल रहा है, वो निर्दलीय जाएगा, उसको अच्छे खासे वोट मिलेंगे। अगर मान लिए कहीं पे बीजेपी के 2 या 3 प्रत्याशी रेस में हैं, एक को ही टिकट मिल सकता है, या आरजेडी के 2-3 प्रत्याशी रेस में हैं, एक के ही टिकट मिल सकता है, तो 2 में से एक का चांस है कि वो निर्दलीय जगह चुनाव लड़ेगा। तो वहाँ पर भी 10% 5% जो वोट है वो चले जाते हैं। तो इसको लेकर के आप ये नहीं कहेंगे ऐसे खेला होने वाला है, नहीं होने वाला है, ठीक है। ये अभी देखने लेकिन एक चीज़ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो उपचुनाव का जो बात किया, तो उस उपचुनाव में 3 सीट पे उपचुनाव हुआ था, जिसमें 1 सीट पहले से महागठबंधन के खाते में थी और 2 सीट जो है एनडीए गठबंधन के खाते में थी। लेकिन जब उपचुनाव होता है तो वहाँ प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारते हैं और वो तीनों सीट जो है इंडिया अलायंस हार जाती है, महागठबंधन हार जाती है और ये तीनों सीट एनडीए के पास चला जाता है। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ तो नुकसान इंडिया अलायंस को हो गया, महागठबंधन को हो गया और एनडीए को फायदा हो गया। इस पे देखिए मेन बात है, जो उपचुनाव होते हैं वो राजकीय स्तर पर नहीं होते हैं, वो राज्य के विजन को लेकर के चुनाव नहीं होते हैं। वहाँ पे चुनाव होते हैं लोकल मुद्दे पे, लोकल प्रत्याशी को देख करके। वहाँ पे बात आती है कि वहाँ पे तो सरकार बीजेपी की जेडीयू की है, बिल्कुल ठीक है। बात ये आती है कि वहाँ पे तो सरकार है, ये मेरे वोट से यहाँ के सिर्फ विधायक बदलेंगे। तो पहली बात, पब्लिक के ऊपर ये प्रेशर नहीं रहता है कि हमको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है या फिर जन स्वराज के नेता को मुख्यमंत्री बनाना है। हमको क्या करना है, अब हमको विधायक चुनना है जो हमारी बात को कह सके, जो हमारे लिए काम कर सके। अब वहाँ पे आता है कि विधायक हम किसको चुनेंगे। अब पब्लिक के अंदर चला जाता है कि अब मेरा विधायक सिर्फ चुनना है, अब हमको मुख्यमंत्री नहीं चुनना है, क्योंकि सरकार तो बना हुआ है। सरकार बना हुआ है। जब पब्लिक अन्य चुनाव में जाती है, नॉर्मल चुनाव में जाती है, उस टाइम मुख्यमंत्री को ध्यान में रख के, क्षेत्र को ध्यान में रख के, विधायक को ध्यान में रख के, उस समय के मुद्दे को ध्यान में रख के वोट करती है। लेकिन जब उपचुनाव होते हैं तो सिर्फ विधायक चुनना है, बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे प्रशांत किशोर अपने किस मजबूत नेता को उतार पा रहे हैं, नहीं उतार पा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि पूरे फोर्स के साथ जितनी पब्लिक की मतलब कैपेसिटी है या फिर जितना मन है, जितने ही प्रतिशत, वो सीधे जाके प्रशांत किशोर के प्रत्याशी को वोट दे रहा है। बिल्कुल। या फिर ये भी हो सकता है कि बीजेपी अच्छी कैंडिडेट दे रही है इसलिए वहाँ पे मिला हो। ये भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर को जो वोट मिले हैं वो ऑन द टॉप हो, सबसे अधिक वोट ही हो, क्योंकि हमको प्रत्याशी को वोट देना है, प्रशांत किशोर को देखना है कि हाँ हम आपको मजबूत कर रहे हैं। 10% ही जनता उनके साथ आ रही थी ना, 10% 11% ही वोट मिले, ठीक है। ये भी हो सकता है कि बीजेपी ने अच्छे प्रत्याशी दिए हों, ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान, जेडीयू सबके वोट बैंक फिर जुड़े हों, यहाँ पे ये भी देखना है ना, तो फिर वो जीते हों। ये सब अलग अलग बातें हैं। मतलब उपचुनाव से इस चुनाव का कोई ज़्यादा फैक्टर नहीं, उपचुनाव और विधानसभा का जो चुनाव होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे ही आप देख लीजिए आजमगढ़ में निरहुआ आते हैं उपचुनाव में और एक तरफा जीत के चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर आम चुनाव होता है और वहाँ पे दिनेश लाल यादव निरहुआ को हार का सामना करना, करारी हार मिलता है, करारी हार मिलती है। तो वोटर वही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ टाइम देखना था कि निरहुआ आ रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, लोगों ने देख लिया, जांचा परखा। फिर अब लोग का बात है, मैंडेट का बात है, किसको कितने वोट मिल रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं, ये अलग अलग बातें आती हैं। चलिए, बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।